सर ये बताइएगा कि राहिल शरीफ साहब की एक्सटेंशन के मुतल्लिक कुछ ऐसी इतलात फैलाई गई और कहा गया कि वो एक्सटेंशन लेना चाहते थे और उन्होंने वो कुछ इस सिलसिले में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस वक्त मियां नवाज शरीफ की हुकूमत पर दबाव भी डाला। आपने इसके ऊपर जो है वो एक वजाहत भी की थी। तो इस मामले में सर क्या सच्चाई है और क्या फसाना क्या है, क्योंकि बहुत सी इतलात जो है वो बड़ी मिक्स हो गई हैं, गड़बड़ हो गया सारा मामला। वो काफी इसमें निकल आई, कंट्रोवर्सीज काफी चल निकली। मुझे सियासी साइड पे किसी से तो कोई मेरा राब्ता नहीं था, मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरा राहील शरीफ से राब्ता था। लिहाजा ये मैंने उन्हीं दिनों जबकि उसकी रिटायरमेंट हुई, उससे आगे पीछे एक दो दिन आगे पीछे मेरी बात हुई। और मैं को 2 घंटे, 2-3 घंटे बैठा रहा, आपस में बहुत सारे इश्यूज पे बात हुई। एक ही एक्सटेंशन का भी था। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, बात यह है कि मैंने तो 10 महीने पहले कहा था कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, मैंने तो अनाउंस किया था। तो मेरे लिए यह मुनासिब नहीं था कि मैं एक तरफ ये अनाउंस करूं, दूसरी तरफ मैं पीछे करना शुरू कर दूं कि मुझे एक्सटेंशन दें। और उनका कहना यह था कि एक्सटेंशन का किस्सा इनिशियली चलाया था शहबाज शरीफ साहब और जज इंसार वगैरह, इनका नाम लिया। उन्होंने कहा कि आपके वक्त में अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही और हम चाहते हैं कि आप कंटिन्यू करें। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मुख्तलिफ शक्लों में कि जी इनको फील्ड मार्शल बना दिया जाए, ये वो, कहने का उस पर वो मेरी राय वगैरह पूछते रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने एक मेरे दो चीजें मेरे जहन में रखनी चाहिए। एक तो ये कि सऊदी जॉब जो मैंने जाना था वहां सऊदी, वो मेरे पास था। और वो भी नवाज शरीफ साहब की, कहने लगा मेरे जहन में था कि नवाज शरीफ साहब ने उनको कहा है। वो ये था कि शहजादा जब यहाँ पे आया तो वो प्राइम मिनिस्टर को मिला और प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम जनरल राहील शरीफ को लेना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि वो रिटायरमेंट उसकी आ रही है, रिटायरमेंट के करीब है, रिटायरमेंट होगी तो आप ले लें। और इसके बाद नवाज शरीफ साहब ने जीएचक्यू में टेलीफोन किया राहील शरीफ को कि शहजादा यहां से उठ के अभी आपके पास आ रहे हैं। शेड्यूल था, प्रोग्राम था कि उन्होंने फिर उधर जाना था जीएचक्यू। तो उन्होंने कहा आपके पास आ रहे हैं, आपसे ये बात करेंगे कि हम आपको उधर लेना चाहते हैं, तो आप इनकार ना करें। तो कहने लगा कि इससे वैसे भी वादे हो गया कि भाई कोई एक्सटेंशन की कहानी नहीं है, मुझे प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि आप सऊदी अरेबिया जाएंगे। तो वो कहने लगा मैंने वो जॉब भी रखा हुआ था अपने पास कि भाई मैं उसका बाद में इनसे निगोशिएट करूंगा कि मेरा काम क्या होगा, मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि वो चीज मेरे पास पड़ी हुई। तो ये आर्गुमेंट उन्होंने देके कहा कि अब इसमें आप सोच लें कि एक्सटेंशन की गुंजाइश किधर। तो उसने कहा कि एक्सटेंशन का चलाया था उन्होंने, और मुझे इन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल, मैंने इन्हें कहा कि भाई चीफ बनना, अब मैं चूंकि अनाउंस कर बैठा हुआ हूं तो मैं नहीं कर सकता कि मैं इस तरह। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको फील्ड मार्शल बना देते हैं। तो फील्ड मार्शल पे भी वो कहते हैं कि मैंने ये कहा कि ये एक सिंबॉलिक सा है, कॉस्मेटिक किस्म की एक चीज है, इससे इख्तियार तो है कोई नहीं किसी के, फील्ड मार्शल बन के मैं घर बैठा रहूं या कहीं और बैठा रहूं। तो कहने लगे ये चीजें चलती रही। अब बात यह है कि अभी दोबारा ये चैप्टर खुला किसी ने, वो मेरा ख्याल है हमारे जो अब्दुल कादिर बलोच हैं, उन्होंने दोबारा ये स्टेटमेंट दी कि नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था। हो सकता कहा हो, मुझे ये अंदाजा है कि ये झूठ बेताशा बोलते हैं ये लीडर। अब जो कुछ भी है वो इन्हीं लोगों के दरमियान है। मैं सिर्फ उतनी बात कर रहा हूं जो राहील से मेरी बात। राहील साहब किस हद तक दुरुस्त कह रहे हैं या वो किस हद तक दुरुस्त कहते हैं, ये मैं फैसला कर नहीं सकता। सर आखिरी सवाल। सर ये बताइएगा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तो बड़े क्लियर वर्ड्स में वाज़ेह अल्फाज में कहा कि फौज बतौर इदारा मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी होगी। तो अब अगर ये जो अपोजिशन कह रही है कि हमने हर हाल में हम जनवरी तक हुकूमत को गिराएंगे, फिर लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है और फिर रेड जोन में धरने की बात की जा रही है, और रेड जोन तो बड़ा हसास इलाका है। तो अगर अपोजिशन जाती है रेड जोन में, वहां पे धरना देती है, और दूसरी जानिब फौज ने यह भी कहा है कि वो मुंतखब हुकूमत के साथ बतौर इदारा खड़ी होगी, तो आपको हालात सर किस तरफ जाते हुए नजर आते हैं? देखिए, बात यह है कि एहतजाज करना तो वो तो ठीक है, लोग करते हैं, वो सब कहते हैं जिनका हक है एहतजाज करें। लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो वो एहतजाज को कंट्रोल भी कर सकती है, उसका या उसकी शिद्दत कम कर सकती है, अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है, ये गवर्नमेंट का काम है।
आपको याद होगा कि इमरान खान ने पहला धरना किया तो उनको खुली छुट्टी थी, वो पहुंच गए रेड जोन में, जाके बैठे रहे। अब सिर्फ वो धरना जिस मकसद के लिए उन्होंने किया, जो इस्तीफा मांग रहे थे, तो वो तो ना आप और मैं कोई भी उसमें नहीं समझेगा कि इसमें कोई अक्लमंदी की बात है कि एक वजीर आजम अंदर बैठा है तो बाहर आप 1,000, 2,000, 4,000 आदमी लेके पहुंच जाए और कहे जी इस्तीफा दे दो, तो इस तरह तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चल सकती। सो मैं उस वक्त भी मुखालफत इसकी करता था। लेकिन दूसरी तरफ ये है, इमरान खान ने दूसरा धरना करने की कोशिश की तो पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने उसको नाकाम बनाया। परवेज खटक अपना काफिला लेके चला था, वो हसन अब्दाल से आगे नहीं आ सका। इमरान खान बनी गला से अपने लोग बाहर लेके नहीं आ सका, और ये जो लाहौर से चले थे ये सवा के पार बैठे रहे। तो हुकूमत कर सकती है, अगर हुकूमत चाहे कि वो कहीं इनको कंटेन कर ले, रख ले, तो वो करते रहे। आर्मी का रोल उस वक्त आता है जब आर्मी को आर्टिकल 245 के तहत बुलाया जाता है। और मेरा अपना अंदाजा है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक अंदाजा है कि आर्मी के अंदर ये फीलिंग होती है कि हमने अपने लोगों के ऊपर गोली नहीं चला। तो अब आर्मी के पास कोई लाठियां डंडे तो होते नहीं, वो तो पुलिस के पास ही होती है लाठी डंडा, चलो चला सकते हैं, गोली के अलावा भी कुछ है, हमारा तो गोली के अलावा और कुछ नहीं। लिहाजा बिलअमूम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो मशवरा हुकूमत को यही देते हैं कि जनाब आप आगे बढ़े, मुज़ाकरात वगैरह करके तो इस मसले को खाली करें, जैसे इनके धरने उठवाए थे कादरी साहब के और इसका इमरान खान के। तो प्रोसेस तो मुझे वही नजर आता है कि उसी किस्म का। रही बात यह है कि आप आईनी हुकूमत के साथ हैं तो वो आइन के अंदर अंदर साथ हैं, जितने भी आइनी अहकामात मिलेंगे इंक्लूडिंग आपकी यूटिलाइजेशन या रिक्विजिशन अंडर आर्टिकल 245, तो वो तो फौज पूरी तरह उस पर अमल करेगी। लेकिन मशवरा हुकूमत का यही होगा कि आप अपने पीसफुल तरीके से और मशावरत के साथ या पुरअमन तरीके से इस सिचुएशन को डिफ्यूज करें। वो किस हद तक कर सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि इसके अलावा और कुछ नहीं। और आईनी तौर पे मैं आपको आज बिल्कुल यकीन के साथ बता दूं कि मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो पीछे गुजरी है, आईनी तौर पे उसको भी राहील शरीफ ने उससे ज्यादा मदद की। फॉरेन पॉलिसी में भी नवाज शरीफ लेके जाते रहे उनको, ईरान लेके गए, सऊदी अरेबिया लेके गए, मुख्तलिफ जगहों पे अमरीका भेजा उनको, उनसे बात चीजें तय कराने के लिए। ये और इसके अलावा यहाँ पे धरने को भी डिफ्यूज करने के लिए राहील शरीफ ने हर तरह वो मदद की थी जो कि आईनी तौर पे वो कर सकते थे। ये मसला मियां साहब का अपना है कि वो किसी के साथ चलना उनका बड़ा मुश्किल है। उनका अगर आप फलसफा सिविलियन सुप्रीमेसी का अगर आप पढ़े ना या देखें तो आपको अंदाजा होगा कि उसमें आइन नाम की कोई चीज नहीं, उसमें मियां साहब के अपने मुंह से निकला हुआ लफज है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर आइन वो आप कहेंगे कि जनाब सिविल सुप्रीमेसी नहीं है। तो ये मुश्किलात हैं उनके, तभी कि कहीं भी जब भी वो हुकूमत में आए हैं किसी के ना किसी के साथ फटा खड़ा करके तो वो फारग हो गए। तो उनको मेरा ख्याल है कि खुद सोचना चाहिए कि ये उनका अपना मसला है या लोगों का मसला है। सारा पाकिस्तान तो गलत नहीं हो सकता। तो इस वजह से तावन उनको भी मिलता रहा है, लेकिन वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करनी, लेट डाउन करना, कभी डॉन लीग, कभी कोई और इंटरव्यू, ये वो चीजें हैं जो कि मेरा ख्याल है कि उनको दुरुस्त करनी होंगी। और इन एनी केस दुरुस्त क्या करनी, अभी तो नेचुरली उनके ऊपर अपनी सजा याफ्ता हैं, अपने मुकदमात हैं, चीजें हैं। ये अलग बात है कि हमारे मुल्क में लोगों का ईमान और अखलाकियात कमजोर है कि वो सब कुछ देखते हुए भी अपने मफादात के लिए किसी को लीडर मान लें तो मानते हैं। वरना तो जिस तरह इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाली डॉक्यूमेंट्स जमा कराई थी, किसी और मुल्क में ये अंडर ओथ इस तरह कागज दिए होते तो वो बंदा दोबारा आपको बार मुंह दिखाता हुआ नजर ना आता। कर ये पाकिस्तान है कि यहाँ ये चीजें चल जाती।